स्टूडेंट्स, ये तो हम जानते हैं कि अर्थ सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। इसी तरह और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। इन सारे प्लैनेट्स को हम सन का नेचुरल सैटेलाइट कह सकते हैं। इसी तरह अगर मैं मून की बात करूं तो मून अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, सो हम कह सकते हैं कि मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अब क्वेश्चन ये है कि इस मून को अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहां से मिल रही है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि मून और अर्थ के दरमियान ये जो ग्रेविटेशनल पुल है, यही ग्रेविटेशनल पुल यानी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इस मून को अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो ये तो हमने नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि नेचुरल सैटेलाइट्स क्यों ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। अब सोचने की बात यह है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अर्थ के इर्द गिर्द अपनी मर्जी से खुद से बनाया गया कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करवा सकें। उसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। फर्ज कर लें ये मैं हूं और ये मेरा एक रॉकेट है जिसमें मैं बैठ गया और इस रॉकेट को हम अर्थ के सरफेस से अवे मूव करवा देते हैं और अब अर्थ के सरफेस के लिहाज से टेंजेंट की डायरेक्शन में मैं इस रॉकेट को इतनी एनर्जी देने लगा हूं कि इस रॉकेट को एक खास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाए। फर्ज कर लें इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है टेंजेंट के अलोंग ये है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा? आपको याद है चैप्टर 4 में हमने एस्केप वेलोसिटी पढ़ा था और उसकी वैल्यू तकरीबन इतनी ही थी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर हम 11 किलोमीटर पर सेकेंड से इस रॉकेट को टेंजेंट के अलोंग मूव करवाएंगे तो जाहिर बात है ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से आजाद हो जाएगा और ये बेचारा किसी दूसरे प्लैनेट के काबू में आ जाएगा, यानी किसी दूसरे प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड के असर में चला जाएगा। चलें ऐसा करते हैं, हम इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी को 11 किलोमीटर पर सेकेंड या तकरीबन 40,000 किलोमीटर पर आवर की बजाय थोड़ी सी कम टेंजेंशियल वेलोसिटी से मूव करवाने की कोशिश करते हैं। फर्ज कर लें अब मैंने इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो रॉकेट है इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी मैंने 30,000 किलोमीटर पर आवर कर दी। अब क्या होगा? अब ये रॉकेट तकरीबन एलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर मैं इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी थोड़ी मजीद कम कर दूं, तकरीबन 27,000 किलोमीटर पर आवर, तो फिर ये तकरीबन सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। तो क्या मैं इस रॉकेट को भी सैटेलाइट कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं, लेकिन चूंकि ये मैन मेड सैटेलाइट है इसलिए इसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहेंगे। यही हमारा टॉपिक है। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हम चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 10 देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है। अब इसको हम स्टेप वाइज करते हैं। कुछ बातें तो मैं आपको लेक्चर के स्टार्ट में बता चुका हूं। फर्ज कर लें बिल्कुल वही वाली सिचुएशन है जिसमें हमने रॉकेट को अर्थ से थोड़े फासले पे ले जाके यानी थोड़ा हाइट पे पहुंचा के हमने टेंजेंट के अलोंग किसी खास वेलोसिटी से फेंक दिया, यानी एकदम हमने इसको रॉकेट को इतनी एनर्जी दी कि टेंजेंट के अलोंग इसको कोई ना कोई वेलोसिटी मिल गई। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बताया कि ये इतनी वेलोसिटी हम इसको देंगे कि ये अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट करना शुरू कर दे, यानी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना शुरू कर दे। मुझे एक बात का आंसर करें, अभी जिस वेलोसिटी का मैं जिक्र कर रहा हूं इस वेलोसिटी को क्या कहना चाहिए? जाहिर बात है ये टेंजेंट के अलोंग वो वाली वेलोसिटी है जो अर्थ के इर्द गिर्द सैटेलाइट को ऑर्बिट करने के लिए रिक्वायर्ड है। सो दैट्स व्हाई दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की। इट इज द रिक्वायर्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी
with which we can put a satellite into an orbit around the earth. ये ऐसी टेंजेंशियल वेलोसिटी है जिसकी मदद से हम किसी सैटेलाइट को, बेसिकली यहां पर हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, यानी सैटेलाइट को हम अर्थ को ऑर्बिट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट करवाने के लिए यूज कर सकते हैं इस वेलोसिटी की मदद से। मुझे एक बात का आंसर करें, अगर मैं इस सैटेलाइट को इस ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी कम वेलोसिटी से फेंकता हूं तो क्या होगा? जाहिर बात है फिर ये बेचारा सैटेलाइट वापस अर्थ की तरफ आ जाएगा और जमीन पर आकर गिर जाएगा। इसलिए हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि इसको इतनी टेंजेंशियल वेलोसिटी मिले कि ना तो ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाए, ना यानी एस्केप करे, और ना ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ आए, यानी अर्थ के ऊपर आके गिरे। अब मुझे एक बात का आंसर करें, जैसे लेक्चर के शुरू में भी मैं बता रहा था कि सैटेलाइट को अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट करने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहां से मिल रही है। इस केस में अर्थ और इस सैटेलाइट के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अर्थ की फोर्स है बेसिकली, जिसकी वजह से वो सैटेलाइट को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स इस सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग दिस सैटेलाइट द रिक्वायर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसी आई मीन रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यही जो रिलेशन है इसे हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, यानी मैं लिख सकता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है? फर्ज कर लें इस सैटेलाइट का मास था स्मॉल m, ठीक है। इस सैटेलाइट का मास अगर स्मॉल m है तो इस सैटेलाइट का वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होगी? वो होगी mg के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने mg लिख दिया और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो किसके इक्वल आएगी? mv² डिवाइडेड बाय r। अब इसमें r क्या है? r is actually the distance between satellite and the center of earth। अब फर्ज कर लें अर्थ के रेडियस को मैं कैपिटल R से जाहिर कर देता हूं, और सैटेलाइट का सरफेस ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस है, जिसे मैं हाइट ऑफ सैटेलाइट कह सकता हूं, उसको मैंने स्मॉल h से जाहिर कर दिया, और सेंटर से लेके सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है इसे स्मॉल r से जाहिर कर दिया। और ये वही स्मॉल r है जो इस वक्त आपको इक्वेशन में नजर भी आ रहा है। अब आप गौर करें, स्मॉल m से कैंसिल हो गया, मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा? हमारे पास बचा g इज इक्वल टू v² डिवाइडेड बाय स्मॉल r। यहां से मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, जो इस वक्त हमारे पास क्या आएगा? v² इज इक्वल टू r उस तरफ चला गया, वो बन जाएगा rg, और स्क्वायर रूट लेने पे हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी rg का स्क्वायर रूट। अब यहां पर एक बड़ा स्पेसिफिक केस है, और वो ये कि यहां पर हम ऐसे सैटेलाइट की बात कर रहे हैं जो अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा हाइट पर नहीं है। यानी मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ये सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के काफी करीब है। ऐसे सैटेलाइट को लो फ्लाइंग सैटेलाइट भी कह सकते हैं, और इसे क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट भी कह सकते हैं। और क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की जो हाइट है वो मोस्टली ज्यादा से ज्यादा जो है वो 400 किलोमीटर तक ही होती है। तो फर्ज कर लें इसकी हाइट 400 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। अब चूंकि ये वाली हाइट यानी 400 किलोमीटर अर्थ के रेडियस, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6400 किलोमीटर, उसके मुकाबले में तो काफी कम है। तो इसका मतलब है अगर मैं लो फ्लाइंग सैटेलाइट या क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की बात करूं तो मुझे इस हाइट को इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि इस हाइट की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले में काफी कम है। तो अगर मैं सामने बॉक्स में आपको दिखा सकूं तो यहां बॉक्स में जरा गौर कीजिए, स्मॉल r इस वक्त किसके इक्वल है? इस डायग्राम के मुताबिक कैपिटल R प्लस h, लेकिन चूंकि यहां पर हम क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की बात करने जा रहे हैं तो स्मॉल h को मैं इग्नोर कर सकता हूं, जिसकी वजह से स्मॉल r की जगह कैपिटल R ही आ जाएगा। अब मैं उस इक्वेशन में जो ऑर्बिटल वेलोसिटी की इक्वेशन आई थी उसमें मैं स्मॉल r की जगह
कैपिटल आर लिख सकता हूं। तो मेरे पास आ गया v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर क्या कुछ है, कैपिटल आर मल्टीप्लाइड बाय g। ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई, किसकी, क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की। अब जैसे लेक्चर के स्टार्ट में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर मैं इस सैटेलाइट की वेलोसिटी, ये जो वैल्यू आएगी अभी मैं कैलकुलेट करता हूं, इससे भी कम वेलोसिटी से फेंकूंगा तो क्या होगा, फिर जाहिर बात है ये सैटेलाइट वापस जमीन पर आकर गिर जाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जो इस सैटेलाइट को ऑर्बिट में घुमाने के लिए रिक्वायर्ड है, यानी इस क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इसी मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो वैल्यू है इसे क्रिटिकल वेलोसिटी भी कहते हैं। इसकी वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा गौर कीजिए, स्मॉल जी की जगह हम लिख सकते हैं 9.8 और कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू अगर मैं मीटर में लिखूं तो मेरे पास आएगा 6.4 इंटू 10⁻6। अब इनको मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास तकरीबन आंसर आएगा 7.9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। अगर इस 10⁻3 की जगह मैं किलो लिख दूं तो मेरे पास आ जाएगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड को अगर मैं पर आवर में कन्वर्ट करूं तो वो तकरीबन 28,000 के आसपास वैल्यू आती है। जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाने के लिए रिक्वायर्ड है वो तकरीबन 27,000 किलोमीटर पर आवर है। राइट, बात समझ आ गई है मेरी। तो ये हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई किस सैटेलाइट के लिए, लो फ्लाइंग सैटेलाइट के लिए या क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के लिए। अब मैं इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड भी निकालना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये पता चले कि ये सैटेलाइट एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो कितना टाइम लगेगा, यानी मैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट फाइंड करना चाहता हूं। टाइम पीरियड से क्या मुराद है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अब इसके लिए मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखता हूं। हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो मैंने स्पीड की जगह स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम लिख दिया। अब टाइम को उस तरफ ले जाए, टाइम आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब यहां पर चूंकि मुझे एक पूरे चक्कर का टाइम चाहिए जिसको हम टाइम पीरियड कह रहे हैं, तो मैं फिर स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी लिख सकता हूं। और एक चक्कर यानी एक पूरे ऑर्बिट का फासला कितना होगा, जाहिर बात है वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा। और इस वक्त क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट का जो ऑर्बिट आपको नजर आ रहा है, ये जो गोल दायरा आपको नजर आ रहा है, इसके सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूं, 2πr। अब यहां पर जरा गौर से देखिएगा, 2π के साथ आपको कैपिटल आर नजर आ रहा है। यहां भी कैपिटल आर क्यों लिखा है, क्योंकि यहां भी हम क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने, आपको याद होगा, ऊपर हमने स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दिया था और नीचे उसी तरह स्पीड की जगह v आ गया। अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए 2 इंटू पाई की जगह 3.14 पुट कर दिया, कैपिटल आर की जगह 6.4 इंटू 10⁻6 और नीचे v की जगह आप पुट करेंगे 7.9 इंटू 10⁻3। वो जो मीटर पर सेकेंड वाली वैल्यू थी वो मैंने यहां पर पुट कर दी। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 5060 सेकेंड्स। अब ये जो सेकंड वाली वैल्यू है, इसको अगर मैं मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो वो भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हम जानते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स या 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 50-60 वाली वैल्यू को 60 से डिवाइड करूंगा तो ये सेकेंड से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मिनट्स में। और इसको तकरीबन हम कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 84 मिनट्स आंसर आता है। यानी ये जो क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, ये अर्थ के इर्द गिर्द पूरा एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, 84 मिनट्स में। तो ये हमने क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट का टाइम पीरियड फाइंड कर लिया। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए, और वो ये कि ये जो क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है तकरीबन
24 इस तरह के क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जो है वो एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहते हैं, जिसे शॉर्टकट में हम जीपीएस के नाम से जानते हैं। और हम जानते हैं कि अपने मोबाइल फोन को जैसे ही हम ऑन करते हैं, हमारी पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन इस अर्थ के ग्लोब के ऊपर बड़ी ही आसानी से ट्रैक की जा सकती है इसी जीपीएस की मदद से, यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की मदद से। तो ये था आज का सारा टॉपिक जिसमें हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट को डिस्कस किया। फिर हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड की, जिसको हमने क्रिटिकल वेलोसिटी का भी नाम दिया। फिर हमने उसका टाइम पीरियड फाइंड किया कि वो एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाएगा। इसमें एक आखिरी छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो ये कि अगर यही सैटेलाइट किसी बड़े ऑर्बिट में हो, यानी ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के सरफेस से काफी ज्यादा हाइट पे ले जाया जाए, यानी 400 किलोमीटर से भी बहुत ज्यादा हाइट पे, तो ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि जैसे जैसे हम अर्थ से अवे जाते हैं, जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो काफी कम होती है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के लिहाज से कम होती है, यानी स्क्वायर ऑफ आर के लिहाज से कम होती है, जिसकी वजह से रिक्वायर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी मजीद कम होती जाएगी। ये चीज हम अपने अगले एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा उस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम ही ऑर्बिटल वेलोसिटी है। उसमें हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ऐसा सैटेलाइट जो क्लोज ऑर्बिटिंग नहीं है और उसको हमने बहुत बड़े ऑर्बिट में रिवॉल्व करवाना है, उसके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का सिंपलेस्ट और जनरल तरीन फॉर्मूला क्या होगा। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ